हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 18 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे जो पहले का पार्ट है पार्ट 17, उसमें हमने डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट जो है वो स्टार्ट करी थी और हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट पढ़ा था डेप्रीसिएशन का। अगर डेप्रीसिएशन की अमाउंट हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन हो तो हम उसे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम डेप्रीसिएशन ट्रीटमेंट नंबर 2 कि अगर हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस या फिर आपको कई बारी वर्ड लिखा हो सकता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो आपको उसे किस तरह से एडजस्ट करना है। ध्यान से समझिएगा ये पॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादातर एग्जाम में यही पॉइंट पूछा जाता है। डेप्रीसिएशन ट्रीटमेंट नंबर 2, जब हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होते हैं। सो आप ध्यान से समझिएगा ये सारा पॉइंट क्या है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर हमें डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस बैलेंस शीट के अंदर गिवन है तो आपको एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। आपको एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। सो इट मीन्स आपको टोटल 2 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो जरूर बनेगा, साथ में उस फिक्स्ड एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में मशीनरी गिवन है तो आपको मशीनरी का ही डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर आपको क्वेश्चन में साथ में फर्नीचर भी गिवन है तो आपको फर्नीचर का डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर एसेट का अपना अपना डेप्रीसिएशन अकाउंट जो है वो बनता है। कई बारी क्वेश्चन में आपको 2-3 एसेट्स गिवन होंगे और उन तीनों एसेट्स के ही डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी गिवन होंगे, तो आपको तीनों एसेट्स के अलग अलग डेप्रीसिएशन के अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि डेप्रीसिएशन अकाउंट्स अब बनते कैसे हैं। वेरी वेरी इजी, काफी सिमिलर है जैसा हमने लास्ट पार्ट में अकाउंट समझा था, काफी उससे सिमिलर है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपने अकाउंट पेपर में गलत बना दिया तो आपका क्वेश्चन भी जो है वो गलत आएगा, आपके पास गलत अमाउंट्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा, ये दोनों अकाउंट हमें बनाने हैं तब जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन है। पॉइंट नोट कर लीजिए, जब बैलेंस शीट के अंदर हमें डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रीसिएशन की अमाउंट गिवन है तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है फिक्स्ड एसेट का, लेकिन सेकंड केस में आपको 2 अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले देखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बैलेंस लिखना है सबसे आपको 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद 2 बैंक परचेज अगर कुछ परचेज किया है, ठीक है, उसके बाद 2 प्रॉफिट एंड लॉस अगर सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 2 बैंक परचेज, इसका मतलब है मैंने कैश बेसिस पर परचेज किया है। कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि मशीनरी परचेज फॉर 2000 इन द कंसिडरेशन ऑफ फर्नीचर, मैंने अपना फर्नीचर दिया और मशीनरी खरीद ली, तो यहाँ पर 2 फर्नीचर आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर लिखा हो कि मैंने अगेंस्ट शेयर कैपिटल मशीनरी खरीदी है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ध्यान रखें आपको क्या नेम जो है वो अपना फिल करना है, जिसके अगेंस्ट हमने परचेज किया है वही अमाउंट यहाँ पर आएगी। कैश बेसिस पर खरीदा है तो 2 बैंक, ठीक है, अगर हमने शेयर कैपिटल बेसिस पर खरीदा है तो 2 शेयर कैपिटल, अगर फर्नीचर बेसिस पर खरीदा है तो 2 फर्नीचर, हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद बाय वाली साइड आपको लिखना है बाय बैंक सेल, अगर कुछ बेचा है, अगर बेचने पर लॉस हुआ है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक अलग सा नेम दिख रहा होगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ये वो डेप्रीसिएशन है जो मशीनरी हम सेल करेंगे, उस सेलिंग पार्ट पर जितनी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी वो हमें इस जगह पर जो है फिल करनी है। सिर्फ और सिर्फ
वो डेप्रीसिएशन जो बेचने वाले पार्ट पर लगेगी। सपोज मेरे पास टोटल 20,000 की मशीनरी थी, ठीक है, उसमें से मैंने 15,000 की बेच दी, तो हम कैलकुलेट करेंगे कि 15,000 के ऊपर कितनी डेप्रीसिएशन लगी है। सिर्फ और सिर्फ वही जो है यहाँ पर आएगी, सिर्फ और सिर्फ वो डेप्रीसिएशन जो लगेगी जितना पार्ट हमने बेचा है उसके ऊपर, वो हमें यहाँ पर फिल करनी है, हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद ये एसेट अकाउंट हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले प्रोविजंस ध्यान रखें, हमेशा सारी प्रोविजंस जो है वो क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होती हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस और कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद इस अकाउंट में दो चीजें और आती हैं। सबसे पहले टू मशीनरी अकाउंट, ये मैंने जस्ट एज अ रेफरेंस लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ अज्यूम किया है कि मैं मशीनरी का अकाउंट बना रही हूँ। तो जो आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा, अगर फर्नीचर का आप बना रहे हैं तो आप टू फर्नीचर लिखेंगे, प्लांट का बना रहे हैं तो आप यहाँ पर टू प्लांट लिखेंगे। मतलब जो भी आपका फिक्स्ड एसेट होगा जिसके रेफरेंस से आप बना रहे हैं, आपको उस एसेट का अकाउंट यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मैंने लिखा है टू मशीनरी अकाउंट। अब ये वो डेप्रीसिएशन है जो सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट पर लगी है जो हमने सोल्ड कर दिया है, जो पार्ट हमने बेचा है उसके ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन आएगी वो भी हमें यहाँ पर लिखनी है। वो हमने यहाँ पर इसलिए लिखी है टू वाली साइड, टू मशीनरी, क्योंकि हमें वो जो है वो एसेट के अकाउंट में भी ट्रांसफर करनी है, इसलिए हमने इसे इस साइड लिखा है टू मशीनरी। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, आपको बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखना है, या जो अकाउंट का आपका नेम होगा, चाहे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो, फिर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ही यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये अमाउंट जो है वो सेलिंग मशीनरी की जितनी डेप्रीसिएशन होती है वो गिवन होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर आती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये क्या होता है, ये डेप्रीसिएशन होती है वो जो हमने मशीनरी बेची है उसके ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन लगी है, प्लस जो हमारे पास रिमेनिंग मशीनरी बच गई है, रिमेनिंग पार्ट बच गया है, उसकी डेप्रीसिएशन। सो जब दोनों को ऐड करते हैं वो अमाउंट हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। मशीनरी जो हमने बेची है उसकी डेप्रीसिएशन अलग से, और जो मशीनरी का पार्ट अब बच गया है हमारे पास उसके ऊपर जितनी डेप्रीसिएशन, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर फिल करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको ये टू मशीनरी की अमाउंट गिवन होती है, सो आप इसे एज अ बैलेंसिंग फिगर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, आपको एग्जाम में कोई जर्नल एंट्री नहीं आनी है पास करने के लिए, आपको सिंपल बस ये अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए। जितनी मैंने चीजें यहाँ पर लिखी हैं यही चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंट में डालने के लिए आती हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको और भी कोई आ सकती है, ठीक है। तो अब हम इस अकाउंट को, इन फॉर्मेट्स को जो मैं आपको समझाती हूँ, आप इन्हें अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपका अच्छे से जो है वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चलिए, मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट क्लियर कर दिया है कि हमने फॉर्मेट किस तरह से बनाना है, क्या क्या आइटम्स हम इनमें फिलअप करते हैं। अब चलिए करते हैं हम एक क्वेश्चन सॉल्व इस टॉपिक का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको ये वाला पॉइंट आएगा ट्रीटमेंट नंबर 2, जिसमें आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन में जरूर बताया होगा कि हमने मशीनरी का कुछ पार्ट जो है वो सेल कर दिया है। हमेशा ध्यान रखें, तो आपको सेल की है तो आपको वहां से डेप्रीसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यूज पहले कैलकुलेट करनी होगी, फिर आप वहां से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जो इससे लास्ट का वाला पॉइंट था, फर्स्ट ट्रीटमेंट जो हमने पढ़ा डेप्रीसिएशन का, उसमें से सेल का पॉइंट कोई नहीं आता है, बहुत ही रेयर केस होता है अगर आता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में आपको सेल का पॉइंट जरूर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 13। हमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें मशीनरी के बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी गिवन है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी बैलेंसेस गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि अ मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द इशू ऑफ शेयर्स। हमने एक नई मशीन खरीदी है
बाय द इशू ऑफ शेयर्स। ये मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि अगर हमने कैश बेसिस पर खरीदी होती तो हम लिखते टू बैंक परचेज, लेकिन अब हमने इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू खरीदी है तो इट मीन्स हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल परचेज, ब्रैकेट में आप लिख देंगे परचेज। ये मैं आपको अभी पॉइंट बता चुकी हूँ। उसके बाद पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है ऑन 1 अप्रैल अ मशीन कॉस्टिंग 15,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 5,000 वॉज सोल्ड फॉर 7,000। मशीन का एक पार्ट जिसकी वैल्यू थी 15,000, ठीक है, जो कॉस्ट थी 16,000 और इस 15,000 की डेप्रीसिएशन है 5,000 और हमने उसे बेचा है 7,000 के ऊपर, ठीक है। पॉइंट समझ लिया हमने क्या है। उसके बाद हमें बोला है कि हमने बताना है कि सोर्स और एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स क्या क्या हैं इस क्वेश्चन में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन, हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। जब भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करें, फिर ही आप अपना जो फाइनल क्वेश्चन है वो स्टार्ट करें। आप फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और अपनी जो थर्ड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, वो तभी बनेगी जब आपके वर्किंग नोट्स जो हैं वो सारे कंप्लीट होंगे। चलिए पहले हम अपनी सारे वर्किंग नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था कि हमने मशीन का कुछ पार्ट बेचा है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करें कि आपको बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ये भी आपको अपने वर्किंग नोट्स में ही शो करना है, ठीक है। हमेशा याद रखें जब भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो एसेट की कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी गई है 15,000। ध्यान रखिएगा जो मशीनरी बेची है, जितना पार्ट बेचा है उसी की हमने कॉस्ट लिखी है। हमने कॉस्ट लिखी 15,000। अब कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। बाद में हमें क्वेश्चन में लिखा है विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑफ 5,000। ये 5,000 जो है वो इस 15,000 की डेप्रीसिएशन है और हमें डेप्रीसिएशन जो माइनस करनी है वो भी उतने ही पार्ट की चाहिए होती है जितना हमने बेचा है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 5,000। ये आ गया हमारे पास 10,000 और ये 10,000 है हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू। अब हम रिटर्न डाउन वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपने सेल वैल्यू से। सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,000। अब सेल वैल्यू कम है, इट मीन्स हमने कम पर बेचा है, इट मीन्स हमें यहाँ पर लॉस हुआ है 3,000 का। सो हमने लॉस ऑन सेल जो है वो कैलकुलेट कर लिया है 3,000 का। ये जो लॉस कैलकुलेट किया है हमने, ये जाएगा, ये एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, ठीक है। तो ये एक तो जाएगा प्रॉफिट फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में जाएगा और दूसरा हम इसे शो करेंगे जब हम अपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, तब हम इसे ऐड करेंगे क्योंकि हम सभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है वो ऐड करते हैं। ये मैं ऑलरेडी पार्ट 6 में समझा चुकी हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं अगर आपको अभी तक ये पॉइंट क्लियर नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ। चलिए अब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं। मैंने यहाँ बैलेंसेस नोट डाउन कर लिए हैं। ये ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद हम 2 वाली साइड लिखते हैं एसेट का नेम, 2 मशीनरी। हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन लिखते हैं, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन और एसेट सोल्ड। जो एसेट हमने बेचा है उसके ऊपर हमने कितनी डेप्रीसिएशन लगाई है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन थी कि हमने 5,000 की डेप्रीसिएशन है हमारे सोल्ड एसेट की, तो 5,000 जो है वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद एक और चीज़ हम क्रेडिट साइड पर डालते हैं, वो होती है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये डेप्रीसिएशन होती है, ये एक तरह से डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं, डेप्रीसिएशन की अमाउंट।
जो एसेट हमने बेच दिया है और जितना पार्ट हमारे पास रिमेनिंग बचा है उसकी डेप्रिसिएशन। हमें एक चीज़ गिवन थी तो हमने दूसरी एज अ बैलेंसिंग फिगर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। यह आ जाएगा 35 + 5 40,000, 40,000 माइनस 30,000, यह आ जाएगा 10,000। 10,000 जो है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ चुकी है। ठीक है, ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। मशीनरी अकाउंट में हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 20,000 की मशीन परचेज की है बाय द इशू ऑफ शेयर्स। तो ये इस साइड आ जाएगा 2 शेयर कैपिटल 20,000। उसके बाद हमने जो है वो मशीन सेल भी की है, सो ये आ जाएगा बाय बैंक सेल। सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7,000। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया प्रॉफिट और लॉस। लॉस आया था, लॉस भी जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल 3,000। उसके बाद हमने जो ये एसेट के ऊपर हमने डेप्रीसिएशन लगाई है, जो हमने बेचा है, वो भी हमें अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 5,000। जितनी अमाउंट यहाँ पर है उतनी ही हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आप देखिए क्रेडिट साइड जितनी चीज़ें आती हैं हमने वो सारी नोट डाउन कर ली हैं। अब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है कि डिफरेंस हमारा किस साइड जो है वो बच रहा है। 80,000 पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, इसका ज़्यादा है। 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 7,000, ये बना है 215,000। अब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं कितना आ रहा है डेबिट साइड पर, -80,000 माइनस 20,000। ये डिफरेंस बच रहा है हमारा 115,000 का। अब मैंने आपको बताया था डेबिट साइड पर एक और चीज़ आ सकती है जो है प्रॉफिट ऑन सेल, लेकिन वो तभी आएगा अगर इधर हमारा लॉस ना होता। प्रॉफिट और लॉस की जगह सिर्फ और सिर्फ दोनों में से, प्रॉफिट और लॉस दोनों में से एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पर आ सकती है। इस अकाउंट में दोनों चीज़ें नहीं आ सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम इधर प्रॉफिट भी डाल दें और इधर लॉस भी डाल दें, तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब हमें नहीं पता है हम किस में डालें, तो हम यहाँ पर डाल देंगे टू बैंक परचेज। इसका मतलब है हमने कुछ मशीनरी का पार्ट अगेंस्ट शेयर कैपिटल खरीदा है और कुछ पार्ट हमने कैश या बैंक बेसिस पर खरीदा है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया टू बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर। कभी भी आप यहाँ पर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मत डाल दीजिएगा अगर हमने यहाँ लॉस डाला हुआ है। दोनों में से एक ही चीज़ हमेशा आएगी। तो हमारे यहाँ पर दोनों अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर डालनी है। सबसे पहले टू शेयर कैपिटल। चलिए अब हम समझते हैं कि हमें कौन से आइटम को कहाँ पर डालना है। सबसे पहले टू शेयर कैपिटल, हमने शेयर कैपिटल से एंट्री डाली है क्योंकि हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा है टू अ मशीन कॉस्टिंग 20,000 वॉज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर आप देखें तो मशीनरी भी नॉन करंट एस्पेक्ट है और शेयर कैपिटल भी नॉन करंट एस्पेक्ट है। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है वीडियो में, इससे जो पहले की वीडियोस हैं उनमें, कि अगर हमारे दोनों एस्पेक्ट जो है वो नॉन करंट है तो वहाँ पर फंड्स फ्लो नहीं करते हैं, ना ही फंड्स का इनफ्लो होगा ना ही फंड्स का आउटफ्लो होगा। तो इट मीन्स जो ये शेयर कैपिटल की जो वैल्यू है 20,000, ये हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट में कहीं भी फिल नहीं करेंगे, एप्लीकेशन वाली साइड नहीं करेंगे, क्योंकि हम थर्ड स्टेटमेंट में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फिल करते हैं जिनमें फंड्स का फ्लो होता है, या फंड्स बिजनेस में आ रहे हैं या फंड्स बिजनेस में से जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ टू बैंक परचेज। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूँ कि हमने मशीनरी परचेज की है कैश बेसिस पर, तो इसकी एंट्री होएगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब एक एस्पेक्ट नॉन करंट है और एक एस्पेक्ट करंट है। जब भी हमारा एक एस्पेक्ट
नॉन करंट और एक एस्पेक्ट करंट होता है, तभी हमारे जो फंड्स हैं वो फ्लो करते हैं, या फंड्स का इनफ्लो होता है या फंड्स का आउटफ्लो होता है। इट मीन्स ये जो हमने टू बैंक से एंट्री डाली है ये हम एप्लीकेशन वाली साइड लिखेंगे, क्योंकि फंड्स का फ्लो हुआ है। ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में समझा चुकी हूँ। पार्ट 11 है वो, पार्ट 11 वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे पता लगता है कि फंड्स फ्लो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये हमें पता लग गया। टू बैंक हमने डालना है एप्लीकेशन वाली साइट पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। हमने परचेज किया है तो बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो होगा। उसके बाद बाय बैंक सेल हमने डालना है सोर्सेज वाली साइट पर, क्योंकि हमने कुछ सेल किया है तो सेल करने पर बिजनेस में जो पैसा है उसका इनफ्लो होता है। सो फंड्स आ रहे हैं तो सोर्सेज वाली साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, जिसे जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे तब हम इसे वहां पर ऐड करेंगे अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये मैंने प्लस क्यों किया है ये मैं ऑलरेडी पार्ट 6 में समझा चुकी हूँ, आप वहां से जो है वो इसे चेक कर सकते हैं अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है तो। उसके बाद बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये आपको कहीं भी और नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ अकाउंट में ही लिखना है, और आपको ना ही अपनी सेकंड पॉइंट जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे या फिर जब हम थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, आपको इसे कहीं भी मेंशन नहीं करना है, आप हमेशा ध्यान रखें। ये हमारा मशीनरी का अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर, ये आपको डालना है जब आपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने हैं, तब आप इसे ऐड करेंगे अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिखा है ये हमारी डेप्रिसिएशन है जो हमने मशीन सेल कर दी है, प्लस जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा है। ये डेप्रिसिएशन हमने इसलिए नहीं कहीं और लिखी क्योंकि ये 5000 इस 10,000 में इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने इसे और कहीं भी नहीं लिखा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये 10,000 जो है उसकी एडजस्टमेंट करनी है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस में। और जो ये 2 मशीनरी है ये भी आपको और कहीं भी मेंशन नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने लिखना है यहाँ मशीनरी के अकाउंट में, हमेशा आप ध्यान रखें। चलिए, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब हम इन्हें जो है वो अपने फॉर्मेट में फिल करते हैं जहाँ पर हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं। मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए, हमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 40,000, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 40,000। उसके बाद हमने लिखने हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान रखिए हमेशा जो हमने ये सेकंड पॉइंट सॉल्व करना है, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, और जो हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स, उसके जितने भी आइटम्स हैं वो सारी हमें वर्किंग नोट्स में जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं हमें उनसे ही पता चलती हैं, या फिर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखें आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं, हम ढूंढते हैं एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। एक हमारे पास एक्सपेंस है ये लॉस जो है, और ये जो हमारे पास डेप्रीसिएशन है। चलिए हम फिल कर लेते हैं। सबसे पहले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने लॉस कैलकुलेट किया था 3,000 मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद हमने लिखनी है डेप्रीसिएशन हमने ये लिखनी है बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 की जितनी वैल्यू है। सो हम यहाँ लिख देंगे डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 10,000, और कोई आइटम नहीं आएगी, हम इनका टोटल करके लिख देंगे आउटर कॉलम में 13,000। ठीक है, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंड इनकम्स वो कोई भी नहीं है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम लिख देंगे नील, कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 25,000, ये 25 मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है,
और ये 25 मैंने यहाँ आउटर कॉलम में लिख लिया ब्रैकेट में, क्योंकि हमने इसे माइनस करना है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 40,000 प्लस 13,000 माइनस 25,000, ये आ जाएगा हमारे पास 28,000। ये हमने कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये नेगेटिव में आता तो हम लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। चलिए अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है सोर्सेज और एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स कौन कौन से हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, अकाउंट में हमने लिखा था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मैंने आपको बता दिया कि इसमें ना ही फंड्स का इनफ्लो हुआ है ना ही फंड्स का आउटफ्लो हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सोल्यूशन में परचेज ऑफ मशीनरी बाय द इशू ऑफ शेयर्स इज neither a source nor an application of funds। सो जो हमने शेयर्स के थ्रू मशीनरी परचेज की है उससे ना ही किसी तरह का सोर्स है वो, ना ही बिजनेस में, ना ही किसी तरह की एप्लीकेशन है। और जो हमने परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। परचेज of machinery by cash is an application of funds, क्योंकि हमने फंड्स को यूज़ किया है, फंड्स का आउटफ्लो हुआ है बिजनेस में से। उसके अलावा जो हमने सेल की है मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी इज अ सोर्स ऑफ फंड्स, क्योंकि बिजनेस में जो पैसा है वो बेचने पर आया है, सो इट इज अ सोर्स। एंड ऑल्सो दी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फंड्स। अगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर यहाँ पर हमारी वैल्यू नेगेटिव में होती तो हम लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने समझा कि अगर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस अगर हमें बैलेंस शीट के अंदर दिए गए हैं तो हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है, अकाउंट्स किस तरह से हमने प्रिपेयर करने हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें समझेंगे कि अगर हमें बैलेंस शीट के बाहर, इट मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर हमें डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है तो हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। अभी तक हम 2 ट्रीटमेंट्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट हमने पढ़ा जब हमें डेप्रीसिएशन का बैलेंस जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है, डेप्रीसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करके दी होती है। और अभी हमने पॉइंट पढ़ा कि जब हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस जो हैं वो हमें बैलेंस शीट में गिवन होंगे। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जब हमें डेप्रीसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होंगे तब हम उन्हें किस तरह से ट्रीट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।